हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे मई मंथ की क्विज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लिस्ट अगर आप लोग को देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग हर एक मंथ की क्विज को सॉल्व कर सकते हो। आज हम लोग फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट लेसन में हम लोग 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज देखते हैं कि थोड़ी और 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेसन में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा और मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज डिस्कशन। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 8 क्वेश्चन में, और 8 क्वेश्चन में यहाँ पे टॉपिक है ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो इससे रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर सेटअप किया गया था, जिसमें कि फंडिंग की बात की जाती है डेवलप्ड कंट्रीज़ टू डेवलपिंग कंट्रीज़, और उनको यहाँ पे फंडिंग दी जाती है जस्ट बिकॉज कि वो अपने यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके। सेकेंड है कि फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे आपका ग्रांट, लोन, इक्विटी और गारंटी के फॉर्म में किया जा सकता है। थर्ड है कि जब यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था, ग्रीन क्लाइमेट फंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यहाँ पे एग्रीमेंट में। और जो भी गोल है कि ग्रीन जो क्लाइमेट चेंज है यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि इससे कम ही होनी चाहिए ग्लोबल टेम्परेचर, तो उसको यहाँ पे इस गोल को सपोर्ट किया गया था ग्रीन क्लाइमेट फंड के द्वारा। तो आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर इस क्वेश्चन के बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन एक कॉमन सेंस, बस यहाँ पे आपका कॉमन सेंस चेक किया जा रहा है, अगर वो आप लोग को पता होगा तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कर लोगे। सो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आइए फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो आपका सेटअप किया गया था, क्या ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर किया गया था? यही यहाँ पे आपका क्रक्स पॉइंट है। बस यही आपको पता होना चाहिए कि क्योटो प्रोटोकॉल में किस चीज़ के बारे में बात किया जाता है, और यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड का मेन एम क्या है और इसको किसके अंदर सेटअप किया गया था। ये आप लोग को पता है तो आप लोग पूरे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो हमारा आंसर यहाँ पे डायरेक्टली बी आ गया। ज़रूरत नहीं है कि आपको सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट पता ही हो, बट यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पता है, तो उसी के बेसिस में आप लोग फर्दर और भी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट कर सकते हो, है कि नहीं। इट्स सो सिंपल। तो आइए देख लेते हैं डिटेल में। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो आपका सेटअप किया गया था वो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन FCCC के तहत किया गया था 2010 में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और ये एक एडॉप्शन था, यानी कि आप देखोगे कि कन्वेंशन जो फिनेंशियल मैकेनिज्म है इसका ये पार्ट है। इसमें बात ये किया जा रहा था कि आपका यहाँ पे जो इक्वल अमाउंट ऑफ फंडिंग है वो यहाँ पे डिलीवर करना था, जिससे कि यहाँ पे अडेप्टेशन कर सके और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सके। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया के बारे में करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दिया गया है कि कुछ सर्टेन एरिया को एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकेंड है कि हमारे यहाँ मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में। थर्ड है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में देखने को मिलेगा। तो आपको करेक्ट बताना है। देखिए कुछ आप जानो या ना जानो, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आई थिंक कि आप लोग जानते ही होंगे कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वो 500 से भी ज़्यादा है। थर्ड स्टेटमेंट भी आई थिंक कि यहाँ पे पता होगा, लेकिन मे भी आप लोग बहुतों को नहीं भी पता हो सकता है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट है सबसे ज़्यादा जिसमें नेशनल पार्क है, कौन सी स्टेट है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा जो है वेटलैंड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कन्फ्यूज़ करने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रोल प्ले करता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप में ही करेक्ट है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारे इंडिया में डिक्लेयर किया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। साथ ही साथ ये जो कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया जाता है। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। कोई भी एरिया, और वो भी एरिया जिसमें कि आपका रिजर्व फॉरेस्ट है या फिर टेरिटोरियल वाटर है, उसको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट किया जा सकता है सेंचुरी, ठीक है। अगर उस एरिया में आपका एडुकेट इकोलॉजिकल है, फॉनल है, फ्लोरा है, यानी कि स्पेशीज़ है, प्लांट है, एनिमल्स है, जूलॉजिकल उसका कुछ सिग्निफिकेंस है, नेचुरल सिग्निफिकेंस है, तो उस एरिया को यहाँ पे और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके के एरिया को स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दे देते हैं। अंडमान एंड निकोबार में सबसे हाईएस्ट है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे यहाँ 551 जो है आज की डेट में एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि 3.64% है पूरे जोग्राफिकल एरिया का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सुंदरबन। देखिए टॉपिक से आप लोग कितना ज़्यादा रूबरू होते हो, सुंदरबन के बारे में आप लोग आराम से जानते हो। मैं अगर पूछूं तो आप लोग 4-5 सेंटेंस तो ऐसे ही बोल दोगे, लेकिन बात वही आती है कि क्वेश्चंस में कुछ नया नहीं पूछा जाता है, स्टेटमेंट्स बस आपका जो है ना थोड़ा सा रिफॉर्म फॉर्म में आता है, तो उसको आप लोग को समझने का ज़रूरत है।
करेक्ट बताइएगा। सुंदरबंस जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इस तरीके का फॉरेस्ट है जिसमें आपका डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर का, और वो भी बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। सेकेंड है कि अगर हम लोग सेंसस देखें जो कि यहाँ पे 2019-20 में हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो रॉयल बेंगल टाइगर की जो यहाँ पे नंबर है सुंदरवन में वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। थर्ड है कि इंटायर सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आ गया है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड स्टेटमेंट में फोकस करते हैं कि आपने कभी एक साल के अंदर भी कुछ ऐसा न्यूज़ आपने पढ़ा है सुंदरवन मैंग्रोव से रिलेटेड। आई थिंक कि लास्ट टाइम ये न्यूज़ में तब था जब अम्फन साइक्लोन आया था। अम्फन साइक्लोन के कारण जो है सुंदरवन की जो यहाँ पे मैंग्रोव्स है वो बहुत ज़्यादा हिट हो गए थे, तो उस समय ये न्यूज़ में था। उससे पहले आप लोग कभी भी ऐसा पढ़े हो कि अब जो है पूरा इंटायर सुंदरवन मैंग्रोव जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हो चुका है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो आप लोग थर्ड जैसे ही एलिमिनेट करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आप लोग अगेन देख रहे हो कि कितना ईजी है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सही है कि रॉयल बंगाल टाइगर जो वेस्ट बंगाल के सुंदरबन एरिया में है ये आपका बढ़ चुका है नंबर, अब 96 हो गया है अगर लेटेस्ट सेंसस की बात करें। साथ ही सुंदरबन आप देखोगे कि इसमें मैंग्रोव एरिया है और यहाँ पे डेल्टा है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर का है। 4 प्रोटेक्टेड एरिया सुंदरबन में है जो कि आपका इनलिस्टेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। क्या क्या है? सुंदरबन नेशनल पार्क है, सुंदरबन वेस्ट है, सुंदरबन साउथ है और सुंदरबन ईस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ऐसा नहीं है कि पूरा इंटायर सुंदरबन जो मैंग्रोव्स एरिया है वो यहाँ पे यूनेस्को में है, बिल्कुल भी नहीं। और अभी अभी तो ऐसा कभी भी हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, और ऐसे स्टेटमेंट आपके बनते भी है, तो ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया है। सेकेंड है कि इसकी रोल एडवाइजरी इन नेचर है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते कि कैसे पॉलिसीज़ फ्रेम करना है, मेजर करना है हमारे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। थर्ड है कि यहाँ पे पावर है कि यहाँ पे रिव्यू करे सारे वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स को और प्रोजेक्ट को भी अप्रूव करे जो भी नेशनल पार्क और सेंचुरी में है। फोर्थ है कि NBWL की बात करें तो ये एक साल में 2 बार ये मीटिंग करते हैं और कुछ मेजर जो पॉलिसी डिसीजंस है वो यहाँ पे करते हैं वाइल्ड लाइफ क्लियरेशंस के लिए, जो कि एक नंबर ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे दिया जाता है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अगर हम लोग 11th की बात करें तो बताइए यहाँ पे करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपको स्टैटिक पूरी तरीके से ये पता होना चाहिए कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है आपका स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, अगर है तो ये इस एक्ट के अंदर है कि नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। जैसे ये इनकरेक्ट हो गया आपके पास आंसर आ गया जो कि है बी। तो एक बेसिक चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो इंडिया का नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है ये आप देखो कि इसका अभी 6 ईयर्स हो चुका है, ये 6 ईयर्स से भी अभी तक इसका मीटिंग नहीं हुआ है। और ये इसकी प्रोविज़न में आप देखोगे तो ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत ये बनाया गया था और ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है। तो पूरी तरीके से आप लोग देख लिए कि ये गलत हो गया स्टेटमेंट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, समहाउ लगता है कि हाँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, बट नहीं, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एडवाइजरी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाइए, मेजर्स बनाइए। प्राइमरी फंक्शन अगर आप इस बोर्ड का देखोगे तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करने के लिए और डेवलप करने के लिए ये बातें बताते हैं। वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स में भी बात होता है। कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है यहाँ पे जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बाउंड्री है उसको यहाँ पे बिना इसके अप्रूवल के नहीं कर सकते, यानी कि कहीं के भी नेशनल पार्क या फिर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बाउंड्री को चेंज करना है, कम करना है, घटाना है, बढ़ाना है, तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे आपको इस बॉडी से पूछ के ही किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये जो आपका NBWL है ये आपका प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही चेयर किया जाता है। 47 मेंबर होते हैं जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेसेप के बारे में है, साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में करेक्ट बताना है। सेसेप जो है ये आपका साउथ एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये एक आर्म है जो कि आप देखोगे कि जितने भी हमारे यहाँ जो जिस रीजन में जो इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एनहांस करने के लिए यहाँ पे लाया गया है। सेसेप के द्वारा यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट जो एफर्ट्स है उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। आज के डेट में अगर हम लोग मेंबर की बात करें तो यहाँ पे अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर है। तो आपको पता होना चाहिए, करेक्ट बताती हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड।
तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट की बात करें तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है। तो सेसप के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में पढ़े, तो हाँ जी ये बिल्कुल सही है कि इंडिया पाकिस्तान इसका मेंबर है, अफगानिस्तान भी इसका मेंबर है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आप जैसे ही एलिमिनेट करोगे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए क्या बातें की जा रही है। सेसप जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1982 में गवर्नमेंट ऑफ साउथ एशिया के द्वारा बनाया गया था। और इसमें जो हमारे जो भी इन्वायरमेंट के जितने भी रीजन है उसको यहाँ पे डेवलप और प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का ही काम है। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे ये जो पूछा गया था, दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, सेसप आप देखोगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर हम लोग एरिया ऑफ इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन के बारे में बात करें, साथ ही जो माले डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए है। और ट्रांस बाउंड्री इफेक्ट भी है यहाँ पे साउथ एशिया के लिए। तो ये भी एक आपको अलग सा देखने को मिलेगा जिसमें कि इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन को इनकरेज किया गया कि कैसे हम लोग जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ट्रांस बाउंड्री जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसको रोका जाए। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया क्वेश्चन है कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व या फिर पक्के टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सी है, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, ये ऑलरेडी पूछा गया है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है क्लॉन फिश के बारे में करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट है कि क्लॉन फिश जो है ये बहुत सारे इंडिया और पैसिफिक ओशन के पार्ट में पाया जाता है, जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ वाले एरिया में भी। सेकेंड है कि क्लॉन फिश ब्रीड जो है ये सिर्फ आपका सी एनेमोइस है और ये एक सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है उसको शेयर करते हैं। थर्ड है कि आज के डेट में अगर हम लोग सी एनेमोइस की बारे में बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है हर एक साल ये डिग्रेड हो रहा है और यहाँ पे आप लोगों को क्लॉन फिश को इसके कारण जो है थ्रेट देखने को मिलेगा। तो करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर करेक्ट की बात करें तो ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में ही करेक्ट है, तो मुझे लगता है ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लॉन फिश के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन ओशन में पाया जाता है और पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। मेनली यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ जो आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में, वहाँ पे ये पाया जाता है। क्लॉन फिश की बात करें तो ये ब्रीड जो होता है ये सी एनिमोइस में ब्रीड होता है और इसका सिम्बायोटिक बॉन्ड भी है। ठीक है, एक जैसा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी ये शेयर करते हैं। तो बिल्कुल स्टैटिक से देख लीजिए कैसा है ये क्लॉन फिश कैसे होते हैं, देखिए इस तरीके के होते हैं। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। यहाँ पे अर्थ ओवरशूट डे के बारे में पूछा जा रहा है, करेक्ट कौन सा है। तो अर्थ ओवरशूट के बारे में फर्स्ट है कि अर्थ ओवरशूट डे कहने का मतलब है कि उस डेट को हम लोग मार्क करते हैं जब ह्यूमैनिटी की जो डिमांड होती है इकोलॉजिकल रिसोर्सेज को लेकर और सर्विसेज को लेकर, तो उस ईयर में जो है ना, पूरे ईयर में जितना उसको जनरेट करना होता है उससे कम टाइम में जो है ह्यूमन बींग उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। सेकेंड है कि अर्थ ओवरशूट डे जो है ये आपका कैलकुलेट किया जाता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा। थर्ड है कि लास्ट 10 ईयर्स में देखें तो हर एक साल ओवरशूट डे जो है वो आपका एडवांस हो रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर अगर अगस्त में है तो इस साल जो है आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। तो ये इसकी ये मीनिंग है, तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट की बात करें तो ये आप लोग समझ सकते हो। फिर मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि एक लंबा ईयर हो गया ना, एक लंबा गैप हो गया 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स में कंटिन्यूस तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। मे बी समटाइम्स ऐसा होता होगा कि प्रीवियस ईयर से इस साल जो है पहले हो जाता होगा, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता होगा कि प्रीवियस ईयर से इस बार जो है डिले हो रहा है। तो 10 ईयर्स एक लंबा समय है, कोई भी चीज़ कंटिन्यूस नहीं हो सकता। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट आप जैसे ही एलिमिनेट करोगे आपका फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अर्थ ओवरशूट डे का कहने का ही मतलब है कि जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो एक साल का एस्टिमेट लगाया जाता है कि एक साल में इतने नेचुरल रिसोर्सेज का खपत होगा, लेकिन हम ह्यूमन बींग इतने ग्रीडी हो चुके हैं कि हम लोग जो है ना 31 दिसंबर का वेट नहीं करते और उससे पहले ही यानी कि हाफ ऑफ द मंथ में ही हम लोग यहाँ पे उसको खा पी के चट कर देते हैं। तो ऐसा भी देखने को मिला है। देखिए ओवरशूट डे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 1987 से दिखाया जा रहा है कि अक्टूबर अक्टूबर अक्टूबर, सितंबर, अगस्त अगस्त अगस्त, देख सकते हैं जुलाई, तो इस तरीके से आपका बढ़ते जा रहा है फिर घटते भी जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जैसे कि मंथ तो एक ही है, अगस्त अगस्त है, लेकिन एक बार देखिए कि 8 4 4, फिर 3, फिर 5, फिर 6, यानी कि ऐसा नहीं है कि मंथ एक है लेकिन यहाँ पे डेट आपका एक्सटेंड होते जा रहा है, कम भी हो रहा है ज़्यादा भी हो रहा है। तो 10 ईयर्स में ये पॉसिबल ही नहीं है कि कम होते जाए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये है बैम्बोनॉमिक्स के बारे में, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़े, तो देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। फर्स्ट है कि जो बैम्बो प्लांटेशन है अर्बन एरिया में और जिससे कि हमारा सस्टेनेबल इन्वायरमेंट हो और पॉल्यूशन फ्री क्लीन एयर हो। सेकंड है कि बैम्बू को प्रमोट करना एक अल्टरनेटिव जो कि हम लोग
क्लाइमेट चेंज को भी। तो आपको करेक्ट बताना है। बैम्बूनॉमिक्स का करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे डी। इट मीन्स कि एक मूवमेंट है जिसके थ्रू हम लोग डेजर्टिफिकेशन होने से रोक सके। ओके, और क्लाइमेट चेंज को भी टैकल करने के लिए लाया गया है, वो भी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा जो हमारे इंडिया के है। इसको लॉन्च किया गया था COP14 में, जो कि यूनाइटेड नेशन CCD का है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ओके, सो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। आई होप कि आप लोग को ये लेसन अच्छा लगा हो। और टोटल क्वेश्चन मुझे लगता है कि 9 थे, बट फिर भी आप लोग यहाँ पे काउंट कर लो कि टोटल क्वेश्चन कितना है और उसमें से आप लोग को कितने मार्क्स आए, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। अगर आप लोग को कल भी इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करनी है तो बस सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।